वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। सो आज से स्टार्ट करते हैं हम शैक्षिक तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है ना। तो इसका आज से स्टार्ट होना है, कंप्यूटर से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आप लोग इसे बस वीडियो को स्टार्ट कर देना, केवल सुनते ही जाना है। आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या युक्ति है। इसकी उपयोगिता इसी से स्पष्ट है कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह देना ही या काफ़ी नहीं है, अभी तो इसे इंटेलेक्चुअल मशीन भी कहना ज़्यादा सार्थक है। यह मानव ज्ञान का संकलन तथा मानवीय क्षमता से कई गुना अधिक कार्यों को क्रियान्वित करने वाला एक चमत्कार तथा आश्चर्यजनक उपकरण है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। इसे सुपर मशीन भी कहा जाता है। व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, यातायात एवं शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत माना जाता है। ध्यान रहे, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए उपयोगी होता है। दूरवर्ती शिक्षा हेतु कंप्यूटर एक विशेष माध्यम है। कंप्यूटर की संकल्पना 3000 वर्ष पुरानी है, जब एक साधारण यंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में गणना करने हेतु किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर सन 1945 में प्रारंभ हुआ, जब एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर का विकास हुआ। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे संक्षेप में एबीसी कहा गया। तत्पश्चात कंप्यूटर का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ। आधुनिक युग में कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं एवं उपयोगिता। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको भी देख लें। कंप्यूटर की विशेषताएं तथा उपयोगिता निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर अत्यंत विश्वसनीय आंकड़ों सूचनाओं को प्रदान करने वाली बौद्धिक मशीन है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विभिन्न तथ्य, आंकड़े तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण किया जाता है तथा उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है ना, स्टोरेज की बात कर रहा है। लंबी तथा जटिल गणनाएं तत्काल ही संपन्न की जा सकती हैं, जैसे कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, आप जल्दी से कर सकते हैं। विश्व की कोई भी नवीनतम जानकारी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आपको पता ही है। विद्यार्थियों को अनुक्रियाएं करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन यानी तुरंत फीडबैक मिल जाता है ना, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट होता है जिसे कहते हैं। तुरंत जानकारी उपलब्ध हो जाती है, या फिर आपको क्या कमियां वो सब आप उसे तुरंत सुधार सकते हैं ना। उत्तर की पुष्टि के रूप में प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराया जा सकता है। कंप्यूटर सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। कंप्यूटर मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है। मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉरी पॉइंट है। विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की वेबसाइट देखी जा सकती है। कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करके आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है। विद्यार्थियों को स्व अधिगम तथा स्वाध्याय के अवसर मिलते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इंपॉर्टेंट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है या फिर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर वार्तालाप कर सकते हैं। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, टेली एवं कॉन्फ्रेंसिंग। इसे टेली का अर्थ है दूर तथा कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है सम्मेलन। ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है सम्मेलन, सम्मेलन, टेली मतलब दूर। अतः टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है दूर दूर स्थित व्यक्तियों में सम्मेलन करना, मीटिंग करना, है ना। इस प्रणाली द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर दूर रहकर भी किसी विषय पर ऐसे वार्तालाप, चर्चा तथा विचार विमर्श करते हैं जैसे आमने सामने बैठे हों। आजकल टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, व्यवसाय तथा तकनीकी सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा के लिए यह एक सशक्त माध्यम है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार देखते हैं, कौन से प्रकार हैं इसके, टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। पहला है श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीफोन के माध्यम से श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे हो, है ना। आप बात करते हो तो ऐसा लगता है आप
फ़ोन से बात करते हैं तो ऐसा लगता है आमने सामने बैठे हैं, है ना? वह एक दूसरे को देख तो नहीं पाते और वह अपने विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। कई अवसरों पर शिक्षक की उपस्थिति में विद्यार्थी इस प्रणाली के माध्यम से दूर बैठे विशेषज्ञों या शिक्षकों से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसे डिजिटल बोर्ड के द्वारा, है ना, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रेजेंटेशन होता है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में टेलीविज़न के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कठोर सामग्री के रूप में टेलीविज़न तथा कोमल सामग्री के रूप में संबंधित नेटवर्क तकनीकी और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सचित्र संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर बैठकर भी विचार विमर्श तथा चर्चा के साथ साथ अपने हाव भाव तथा क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे आप गूगल मीट पर आजकल ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, वही है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, है ना। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है। यह दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग का ही परिष्कृत तथा उच्चीकृत रूप है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब सही। इसमें कठोर सामग्री के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से दूर बैठे हुए प्रतिभागियों से विषय वस्तु और ग्राफिक्स से संबंधित संप्रेषण किया जाता है। इसे ग्राफिक्स संप्रेषण की तकनीकी कहते हैं। इस तकनीकी द्वारा किसी चित्र या सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके संप्रेषित किया जाता है। प्रतिभागी कंप्यूटर द्वारा निर्देशित टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। वह टर्मिनल सूचना प्रदर्शन तथा प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिग्रहण उपकरणों से सुसज्जित होते हैं। ये टर्मिनल मुख्य नियंत्रक कंप्यूटर से संबद्ध होते हैं। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सजीव वार्तालाप, सूचना संप्रेषण, वेबसाइट पर आदान प्रदान, ईमेल तथा इंटरनेट से संबद्ध सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से किया जा सकता है ना। कंप्यूटर है तो मतलब सब कुछ आसानी होगा। चलिए देखते हैं और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। सुदूर क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी है, ठीक है, मतलब रक्षा का मतलब कम कम चीज़ में कम मेहनत में, है ना, काम हो जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक लचीली प्रणाली है, इसे छोटे या बड़े समूह में व्यवस्थित किया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष एवं सजीव शिक्षण की भांति लाभकारी है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से पारस्परिक ढंग से ना उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों के लिए समय सारणी व्यवस्थित की जा सकती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तत्काल पृष्ठपोषण फीडबैक दिया जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों के मन में आने वाले प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शिक्षक एक समय में विश्व के अधिकांश लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकता है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप एक क्लास में हैं तो सभी बच्चों को ध्यान दे पाएंगे जितना उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने सारे बच्चों को जोड़ सकते हैं एक ही चीज़, एक ही लेक्चर में, तो आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे क्या। वही बात है। और है एक और हैं, अभी 13 हैं उपयोग इसके। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जटिल विषयों पर विशेषज्ञों से वार्तालाप, चर्चा, विचार विमर्श किया जा सकता है तथा विषय की जटिलता को कम किया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग से देश काल और परिस्थितियों की सीमाओं में न बंधकर पूरे विश्व में एक समान ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में द्विमार्गीय प्रसारण द्वारा परस्पर प्रभावशाली सामूहिक संचार की व्यवस्था रहती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा परिसर के से बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है तथा उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, आज कोरोना काल में जैसे कोई मुख्यमंत्री हुए जो भी है मीटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ही करते हैं। वो एक पास दूसरे के पास थोड़ी आते हैं, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान करते हैं और अपनी मीटिंग्स को सुचारू रूप से संचालन करते हैं, है ना। इंटरनेट के बारे में पढ़ लें हम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटर का जाल, अर्थात एक ऐसा जाल जिसमें करोड़ों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इंटरनेट एक बेतरतीब नेटवर्क प्रणाली है। नहीं 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 नहीं, बहुत चिल्ला। हाँ तो सॉरी।
सॉरी, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्रता, शुद्धता तथा मितव्ययी रूप से होता है ना। यह मितव्ययी मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी कम मेहनत लगेगी यार, जल्दी हो जाता है। आपको जाना नहीं पड़ेगा, अगर कोई संदेश भेजना है ईमेल के द्वारा आप भेज दीजिए, है ना। व्हाट्सएप सब कुछ इसी में आते हैं यार, फेसबुक भी। यह पूरे विश्व में व्याप्त सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय, लाभदायक तथा आधुनिक समय की अत्यंत आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी है। यह सूचना तथा संचार के क्षेत्र में विश्व की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है। इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों, घटनाओं, लेख, शोध कार्य, मनोरंजन से संबंधित सूचनाएं, विज्ञापन, चित्र, किसी भी संख्या से संबंधित सूचनाएं आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। एक बात मैं बता दूं यार, लिखने का तरीका, ठीक है ना, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जैसे आपको इसमें, जैसे आप कुछ भी यार इंटरनेट के बारे में लिखने हैं तो यार रट के नहीं जाएंगे ना, आप बनाकर ही लिखेंगे। लेकिन ये जैसे आंकड़े हैं ना, इनको आप ब्लैक पेन से कर देंगे, ठीक है ना, या फिर अंडरलाइन करेंगे। नीली पेन से रहेंगे तो या लेकिन अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना, ब्लैक से। अगर नहीं नीली पेन के यूज करते हैं तो ब्लैक से लिख देना है, और बाकी सारी चीज़ें नीले पेन से ही लिखना है, ठीक है ना। ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, आपको पता है ना इंग्लिश इतनी, तो ठीक है। चलिए देखते हैं, ये अर्थ परिभाषाएं हैं किसी शेरान क्रॉफोर्ड के अनुसार। इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू में, आप पढ़ लेना, यहाँ पर इसमें सब दिया गया है, ठीक है ना, आपको पढ़ लेना है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 यानी 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने सेना के प्रयोग के लिए किया था। उस समय इसे अपारनेट, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता था। सन 1973 में इसे विश्व के अन्य देशों के लिए खोल दिया गया। फिर इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाने लगा, जिसका संक्षिप्त नाम वर्तमान में इंटरनेट हो गया, ठीक है ना। आपके पूरे देश में विदेश में सब कुछ है तो इंटरनेट है, ठीक है ना। और इंटरनेट भी आपको बताना होगा, इंटरनेट जो है प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे किसी कंपनी में हो गई, कोई कंपनी हो गई तो अपना एक इंटरनेट नेटवर्क बनाती है, ठीक है ना। जैसे वाईफाई ऑन कर दिया तो उसका दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, बाहर का इंसान, वो पूरी कंपनी वाले ही यूज करेंगे, तो इंटरनेट नेटवर्क हो जाएगा ना, इंटरनेट हो जाएगा। चलो ठीक है। इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ, ठीक है ना। एडवांटेज मीन्स लाभ होता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब यानी विशेषता यानी लक्षण ये होते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेट देखते हैं क्या है। इंटरनेट से विभिन्न उपयोगी एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न मल्टीमीडिया से संबंधित कार्यक्रम संपादित किए जा सकते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसिंग, दस्तावेज पुनर्प्राप्ति, डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, ठीक है ना, आदि। विश्व के नवीनतम समाचार इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान विश्व विशेषज्ञों से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी, व्यापारिक समझौते, लेन देन आदि भी संभव हैं। इंटरनेट से रेलवे टिकट आरक्षण, हवाई यात्रा आदि भी घर बैठे व्यवस्थित की जा सकती है। तो ये हो गए इंटरनेट के लाभ। अभी और देख लीजिए। इंटरनेट के द्वारा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक शोध पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इंटरनेट कम समय, कम शक्ति तथा कम व्यय में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। समान रुचि वाले व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स का आदान प्रदान इंटरनेट के द्वारा संभव है। इंटरनेट ईमेल और ई कॉम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है ना। ईमेल के बारे में देखते हैं आज। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। ईमेल कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी से संबद्ध संदेश प्रेषण तथा अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान की विधि है। इसमें लिखित संदेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है, अर्थात इसके द्वारा कोई सूचना या संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत शीघ्रता से भेजा जा सकता है। ईमेल द्वारा सूचना संप्रेषण प्रक्रिया के वाहक पर आधारित होती है। ईमेल सुविधा प्राप्त कंप्यूटर की सर्वर सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है तथा जिस कंप्यूटर पर सूचना भेजी जाती है उसे ग्राहक कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तक भेजी जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम हॉट मेल द्वारा किया गया था। हॉट मेल भाई याद रखना भैया, याद हो जाएगा ना, हॉट मेल, ठीक है ना। ईमेल सर हेतु मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा हूँ यार, कोई गलत मतलब ना निकालना।
ईमेल द्वारा हेतु सर्वर के पास इंटरनेट सुविधा होना आवश्यक है, ठीक ना। इसी प्रकार ग्राहक के पास इंटरनेट की सुविधा हो या उसके पास इंटरनेट से टेलीफोन के द्वारा जुड़ने की सुविधा हो, तभी संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहक कंप्यूटर के पास ईमेल के लिए एक समुचित मृद उपागम सॉफ्टवेयर उपागम भी होना चाहिए, जैसे ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर ईमेल एड्रेस आप पकड़ तो सकते नहीं, उसको तो लिखेंगे नहीं मोबाइल में, है ना। तो सॉफ्टवेयर उपागम है वो। ईमेल द्वारा ईमेल आईडी की बात करो, ठीक है ना। ईमेल द्वारा संदेश संदेश या सूचना भेजने के लिए जिसको ईमेल करना है उसका ईमेल पता होना आवश्यक है। सही पता नहीं होने पर संदेश सूचना भेजने वाले के पास कारण सहित वापस आ जाता है। अतः ईमेल सही प्रकार पहुंच जाए, इस हेतु ग्राहक का सही ईमेल पता ज्ञात होना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस लिखने का सही तरीका। ईमेल एड्रेस ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का लॉग नाम या मेल सर्वर का नाम लॉग नेम मेल सर्वर नेम, है ना, होना चाहिए। ईमेल प्रोग्राम। ईमेल के लिए कई मेल प्रोग्राम्स हैं, जैसे याहू, हॉटमेल, ठीक है ना, पाइन, रेडिफ। भारत में वर्तमान में आम कंपनियों द्वारा ईमेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे विप्रो, तिवीरी मेल, एक्सेस, एक्सी मेल, स्प्रिट मेल एवं ग्लोब मेल आदि, ठीक है। ईमेल की विशेषताएं देख लेते हैं थोड़ी सी। ईमेल सूचना या संदेश संप्रेषण का सही मितव्ययी साधन है। ईमेल धन व समय कम ईमेल इसमें धन व कम समय कम लगता है। इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं या संदेशों को संरक्षित रखा जा सकता है। इसके माध्यम से घर बैठे हुए संदेश प्राप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा संदेशों का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है। यह तब भी भेजा जा सकता है जबकि प्राप्तकर्ता उस पते या कंप्यूटर पर उपस्थित ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है। चलिए इसे पढ़ते हैं। वर्तमान युग में कंप्यूटर एक क्रांतिकारी आविष्कार है। कंप्यूटर यौगिक, आंकिक मूल्यांकन आदि कार्यों को अत्यधिक शीघ्रता तथा और त्रुटिविहीन ढंग से करता है। इसके महत्व का आकलन इसी से किया जा सकता है कि आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया है जिसमें कंप्यूटर एक सहायक के रूप में प्रयुक्त न किया जा रहा हो। उद्योग, व्यापारियों, वाणिज्य, कृषि, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की मांग बढ़ती जा रही है, जो कंप्यूटर कार्य परिणाम की शुद्धता, तत्परता का प्रतिफल है। विविध क्षेत्रों की भांति कंप्यूटर की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। यद्यपि अभी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग सीमित है, जानते हैं ना, अभी कभी कहीं 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 कंप्यूटर नहीं है, किंतु शिक्षा के कुछ कार्यों को शीघ्रतापूर्वक करने करके कंप्यूटर ने शिक्षा का मात्रात्मक एवं गुणात्मक संवर्धन करके एक क्रांति का आरंभ अवश्य किया है। शिक्षा में कंप्यूटर नवाचार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है एवं निश्चित ही आने वाले युग में कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुदेशन का एक सशक्त एवं अनिवार्य अंग बन जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा कि अभी अभी कहीं किसी किसी विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में अभी कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आगे आगे चलकर बहुत सारे कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सब चीज़ कंप्यूटर के ही माध्यम से होगा, आप अपने घर पर ही पढ़ाई करेंगे ज़्यादातर, मुझे तो ऐसा लगता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन से तात्पर्य उस शिक्षण स्थिति से है जहां कंप्यूटर शिक्षार्थी को एक निश्चित प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अधिगम और मूल्यांकन प्रदान करता है। यह सामान्यतया या तो सूचना कौशल के शिक्षण हेतु प्रयुक्त होता है या पुनर्अभ्यास के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ यह पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तक की भांति कार्य करता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन आधारभूत रूप में सूचना देता है, फिर अनुक्रिया को दिशा प्रदान करता है। तत्पश्चात शिक्षार्थी को अनुक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है और अंत में पृष्ठपोषण अथवा अनुक्रिया का मूल्यांकन करता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन का प्रयोग एक स्वतंत्र शिक्षण घटक के रूप में भी किया जा सकता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन के लाभ। एडवांटेज ऑफ CAI। कंप्यूटर सह अनुदेशन के लाभ निम्नलिखित हैं। अविलंब पृष्ठपोषण के परिणाम स्वरूप छात्र अपने अधिगम को सत्यापित कर सकते हैं, मतलब टाइम नहीं लगता, अपना पृष्ठपोषण अपना परिणाम तुरंत जान सकते हैं। अनुसंधानों ने स्पष्ट किया कि संयुक्तिकरणों और ऐसे ही अन्य प्रविधियों में कंप्यूटर अधिक सर्वोत्तम है। अभिरूपता क्षमता के परिणामस्वरूप ग्राफिक कौशल का अधिगम संभव है। अधिगम गति पर छात्र नियंत्रण रख सकता है। उचित मोड के प्रयोग से उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं की प्राप्ति संभव है। उपचारात्मक शिक्षण संभव है और प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। दूरगामी शिक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है।
इस प्रकार कंप्यूटर सह-अनुदेशन एक नवीन विचार है जिसमें छात्र को स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है ना? कोई आप ऐसी बातें बोल दें तो छात्र वैसे ही प्रेरित हो जाएगा, है ना? जैसे यूट्यूब पर पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपयोगकर्ता को एक ऐसे प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा बनाने की अनुमति प्रदान करता है जो एकाधिक स्लाइड से बनी होती है। ये स्लाइड्स आकृतियों, रेखाचित्र, चलचित्र या छायाचित्र तथा नवीन सूचनाओं से संबंधित प्रकार के हो सकते हैं। पावर पॉइंट एक वर्णन की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है क्योंकि उपयोगकर्ता जानकारी से दर्शकों को अवगत कराने के लिए या अधिक प्रबंधनीय और मित्रवत तरीकों से विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के साथ ही साथ मनोरंजन के लिए रेखाचित्र चार्ट जो होता है ना, चार्ट और उससे संबंधित आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए संगणक यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों, चित्रों, छायाचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट आधुनिक समय का सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग व्यावसायिक सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। मेन पॉइंट, ठीक है ना? इसका प्रयोग कहाँ? व्यावसायिक कार्य सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ठीक, यह प्रस्तुति दृश्य श्रव्य व दृश्य, ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रकार से दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपयोगकर्ता को एक ऐसी प्रस्तुति की डिज़ाइन बनाने की अनुमति प्रदान करता है जो एकाधिक स्लाइड से बनी होती है। ये स्लाइड्स पाठ्यवस्तु की विभिन्न समस्याओं से संबंधित हो सकती हैं। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड जैसे आप देख रहे हैं ना, ये स्लाइड के माध्यम से मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? अगला पेज खोल रहा हूँ तो मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, तो वही है सेम टू सेम, ठीक है। इसके लिए शिक्षक को पूर्व नियोजित करना पड़ता है। ये स्लाइड उसे कक्षा शिक्षण से पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। ये शिक्षक इसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के साथ साथ मनोरंजन के लिए रेखांकन, चार्ट और उससे संबंधित शब्दावली की व्याख्या करने के लिए स्क्रीन पर टेक्स्ट का उपयोग कर सकता है ना? सेम टू सेम जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पूर्व नियोजित है, मैंने सारे इमेजेस कैप्चर किए हुए हैं तब जाके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ टाइप करना हो तो मैं सेम टू सेम, जैसे देखिए मुझे विज्ञान लिखना है तो मैं आपको टाइप भी करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना? सेम टू सेम है, सब कुछ इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। पावर पॉइंट का परिचय देखते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को उपयोगिता एवं कार्य क्षमताओं के आधार पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके पीछे प्रमुख रूप से इसकी कार्य क्षमताओं को ही उत्तरदायी माना जाता है। पावर पॉइंट की कार्य प्रणाली को विस्तृत रूप से वर्णन करने के लिए इसके प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना होगा जो निम्नलिखित है। पावर पॉइंट का प्रारंभ देखते हैं, कब से प्रारंभ हुआ। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्प में से अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प चुनकर कर सकते हैं। स्टार्ट के बिंदु पर सबसे पहले क्लिक करें, इसके बाद कार्यक्रम विकल्प पर जाएं। इसके बाद पावर पॉइंट प्रारंभ हो जाएगा जिसे आप बॉक्स में सरलतापूर्वक देख सकते हैं, है ना? ऑटो कंटेंट विजर्ड, इसके माध्यम से एक ऐसे विजर्ड को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें पूर्व रचित घटक समाहित होते हैं। इन पूर्व रचित घटकों की सहायता से प्रस्तुतिकरण को तैयार किया जा सकता है। इन पूर्व रचित घटकों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार पुनः किया जा सकता है। देखते हैं ब्लैंक प्रस्तुतिकरण क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत डिज़ाइन के घटकों का प्रयोग ना करते हुए भी एक नया प्रस्तुतिकरण तैयार किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार नवीन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा एक नया डिज़ाइन टेम्पलेट भी तैयार किया जा सकता है। विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलना, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इसके द्वारा आप उपस्थित प्रस्तुतिकरण को खोल सकेंगे और आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह विकल्प प्रस्तुतिकरण को खोलने में सहायता करता है। इसमें सर्वप्रथम पावर पॉइंट कार्यक्रम को खोलें तथा ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन विकल्प पर क्लिक करें। यदि पावर पॉइंट कार्यक्रम खुला हुआ है तो विकल्प आपके सामने आएंगे, फाइल एवं ओपन, इन दोनों में से ओपन विकल्प पर क्लिक करें, है ना? ये हेडिंग है, सब आपको याद रखना है, ठीक है ना? पावर पॉइंट का परिचय, हेडिंग्स आपको याद रखना है, मेन पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद। पावर पॉइंट का उपयोग देखते हैं। उपयोगिता एवं उपयोग, इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ पावर पॉइंट। ऑफिस पावर पॉइंट की विषय वस्तु केवल इस एक क्लिक के साथ हमारी संपूर्ण प्रस्तुति की दिखावट और अनुभव को परिवर्तित करने के लिए सक्षम है। हमारी प्रस्तुति की विषय वस्तु में केवल पृष्ठभूमि के रंग में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हमारी प्रस्तुति के डायग्राम, टेबल, चार्ट, फॉन्ट, यहाँ तक कि
बुलेट पॉइंट के स्टाइल के रंग में भी परिवर्तन होता है। प्रभावशाली तरीके से उपकरणों और प्रभावों के माध्यम से आकृतियों, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को परिवर्तित किया जा सकता है। सब कुछ आपको अभी करके दिखा दिया ना, वही चीज़ है पावर पॉइंट, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसी में आती हैं, टेक्नोलॉजी है तो सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। अब देखते हैं और क्या है, और भी हैं पावर पॉइंट के उपयोग। हम आसानी से ऑफिस पावर पॉइंट के अंतर्गत पेशेवर और गतिशील संबंध, प्रकार, प्रवाह या क्रमानुसार डायग्राम बना सकते हैं। इस विषय वस्तु को एक प्रस्तुति से दूसरे में पुनः उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट के द्वारा समर्पित एक साइट पर हम ऑफिस पावर पॉइंट स्लाइड लाइब्रेरीज के साथ साथ व्यक्तिगत स्लाइड के रूप में प्रस्तुतियों को स्टोर कर सकते हैं। स्लाइड लाइब्रेरीज का उपयोग करके हम अपनी प्रस्तुति के विषय को अपने साथियों और सहकर्मियों के साथ साझा कर सकते हैं। अब हम फाइल की अखंडता को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक फाइनल प्रस्तुतिकरण के लिए ऑफिस पावर पॉइंट के प्रस्तुति में कोई डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं। ये सुविधाएं हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि विषय वस्तु को हमारे द्वारा नियत तरीके से संशोधित या साझा किए जा सकते हैं। मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के उद्भव से लंबे समय तक इसकी स्क्रीन पर केवल टेक्स्ट का ही उपयोग होता रहा, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीक में विकास के कारण अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो पिक्चर के साथ ध्वनि प्रवाहों का भी आनंद लिया जा सकता है। यह सब मल्टीमीडिया कार्यक्रम के कारण ही संभव हुआ है, हो सका है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन, है ना, एवं वीडियो आदि का मिला जुला रूप है जिसे कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नया वातावरण प्रदान करने में सहायक हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनके उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जनसंचार एवं व्यक्तिगत संचार में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यदि किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में उपयोगकर्ता उसे देख, सुन या पढ़ तो सकता है, पर स्वयं इसके संचालन के दौरान किसी भी प्रकार का नियंत्रण अथवा परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसे रेखीय मल्टीमीडिया कहा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, संगीत। क्या आप इसे बीच में रोक सकते हैं क्या? टीवी पे गाना आ रहा है, पिक्चर चल रही है, फिर मूवीज़ चल रही हैं, आप रोक सकते हैं क्या? नहीं ना। मतलब आप पॉज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। आप रोक सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन उसका तो बढ़ता जाए, वो तो धारा प्रवाह रहता है, लाइन में अपना चलता रहता है। यदि उपयोगकर्ता या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और उसे आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकें, इसे इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहा जाता है। जैसे वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, है ना। गेम तो आप खेल सकते हैं, बीच में रोक भी सकते हैं, राइट। उसके बाद आप वहीं से अगर कुछ देर बाद आएँ वहाँ पर, तो फिर से वहीं पर आप संचालित कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का शाब्दिक अर्थ होता है बहुमाध्यम। इसका अभिप्राय ऐसे कंप्यूटर उपकरणों से है जो अलग अलग माध्यमों का एक उपयोग करना संभव बना देते हैं। वस्तुतः मल्टीमीडिया संयुक्त रूप से पाठ सामग्री, चित्र, श्रव्य, एनिमेशन, सिमुलेशन तथा इंटरेक्टिविटी कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले उपयोग के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से प्रयोगकर्ता अपनी संपर्क, संचार व कुछ नया भी सृजित कर सकते हैं। मल्टीमीडिया हेतु वांछित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या है इसमें। मल्टीमीडिया के लिए एक उच्च मेमोरी क्षमता से युक्त कंप्यूटर तथा उच्च रेजोल्यूशन वाले रंगीन मॉनिटर के साथ कुछ विशिष्ट इनपुट और एवं आउटपुट डिवाइसेज की आवश्यकता होती है। इसमें टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, तस्वीरें आदि मिश्रित रूप से इनपुट करने के लिए सामान्य कीबोर्ड एवं माउस के साथ अन्य संवेदनशील एवं विशिष्ट इनपुट उपकरण काम में लिए जाते हैं, जैसे स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा आदि, ठीक है ना। मल्टीमीडिया में ये सब आते हैं। आपको करना क्या है, आपको एग्जाम में ये सब का अंडरलाइन कर देना है या फिर ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना, तब आपको नंबर पूरा मिलेगा। मल्टीमीडिया की उपयोगिता, माफ़ करना थोड़ा ब्लर है, लेकिन आपको पॉइंट क्लियर आ जाएंगे मेरे पढ़ने से, ठीक है। मल्टीमीडिया के साथ जितने भी तकनीकी समागम हुए या हो रहे हैं, इंटरनेट की देन है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा, उत्पादकता, सूचना प्रसार, मनोरंजन व कार्यालयों के कार्यों में बहुविध हो रहा है। बड़े पैमाने पर सीडी रोम पर शिक्षा व ज्ञान सामग्रियाँ मौजूद हैं। मल्टीमीडिया ने सुस्त पाठन पाठन प्रणाली को गतिशील व रोचक बनाया है। मल्टीमीडिया के माध्यम से दूरस्थ स्थित व्यक्ति परस्पर विचार विनिमय ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे वे आमने सामने स्थित हों।
मल्टीमीडिया के माध्यम से हिंदी विषय में शोध कर रहे विद्यार्थियों को पठन पाठन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आपको लिखना ही नहीं रहता पेपर में, आपको राइटिंग पर भी विशेष ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आपको नंबर स्कोर करने में आसानी होगी। नहीं तो यार लिखता तो कोई भी, हर कोई भी भर लेता है कॉपी, कोई मिलता है क्या नंबर, नहीं मिल पाता, बस रोते रहते हैं परसेंटेज के लिए। आपको हर चीज़ पर, हर पहलू पर ध्यान देना होगा ना, अगर आप मेरी बात माने तो, अपने शिक्षकों की बात माने तो, ठीक है। तो आपको राइटिंग के साथ साथ याद भी रहने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखिए, बाकी सब तो आपने हाथ पर निर्भर करता है, अपने दिमाग पर निर्भर करता है कितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनुरूपण सिमुलेशन क्या है देखते हैं। आपने गेम में सिमुलेशन, राइडिंग, है ना, रेस सिमुलेशन, गेम में बहुत सारे देखे हुए, तो आज सिमुलेशन का हिंदी अर्थ भी जानिए। अनुरूपण है इसका मतलब, ठीक है ना। शिक्षक प्रशिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विधियां विकसित की गई हैं। इसमें से ही एक है यथार्थता एवं या अनुरूपण, ठीक है ना। और 1 मिनट। हाँ, सर्वप्रथम कर्ष महोदय ने, आखिर शापित महोदय पहले आगे, कर्ष माने श्राप होता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम कर्ष महोदय ने ग्रामों में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इनका उपयोग किया। सन 1966 में क्रुकशैंक ने अमेरिका में इसका प्रयोग शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने में किया। अनुकरण का वास्तविक अर्थ है भूमिका निर्वहन करना, है ना। किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसे शिक्षण करना ही यथार्थवत कहलाता है ना। यथार्थवत शिक्षण में अभिनय के द्वारा एक पूर्ण विशिष्ट संप्रेषण कौशल के विकास के लिए कृत्रिम परिस्थितियों में शिक्षण किया जाता है। इसमें सीखने वाले व्यवहार में कृत्रिम परिस्थितियों में क्रमबद्ध तथा संगठित अधिगम अनुभवों के द्वारा स्वाभाविकता बनाए रखते हुए वांछनीय परिवर्तन लाया जाता है। अनुरूपण की उपयोगिता। अनुरूपण की उपयोगिता निम्नलिखित है। इसमें विद्यार्थी कृत्रिम परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। इसमें विद्यार्थी को विभिन्न कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को पूर्व अभ्यास के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण की प्राप्त होती है। यह सरल तथा सुगम माध्यम है। पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित होती है। इसमें रुचि तथा उत्साह आदि का अधिक होता है। अनुरूपण में विद्यार्थियों को अपने अनुसार समय, स्थान और गति के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करने में लचीलापन प्रदान करता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को अधिगम कराया जा सकता है ना। इसमें विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। आप यार जैसे गूगल मीट पर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो बड़े समूह, बहुत सारे बच्चे साथ जुड़ जाएं, अधिगम करा ले सकते हैं कि नहीं, है ना। सॉफ्टवेयर यानी मृदु उपागम। इसका प्रादुर्भाव का मुख्य आधार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम को अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंस्ट्रक्शन। शैक्षिक तकनीकों में मृदु उपागम का उद्गम स्थान अधिगम मनोविज्ञान से संबंधित व्यवहार परक विज्ञान है। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान हमारे सामने शिक्षा की ऐसी तकनीकी प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को अच्छे से अच्छे ढंग से व्यवस्थित एवं सुनियोजित किया जा सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही सर्वोत्तम ढंग से अपना उत्तरदायित्व निभाने, शिक्षण परिस्थितियों और वातावरण को अनुकूल बनाने और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन संबंधी उद्देश्यों को अच्छी तरह प्राप्त करने में इस प्रकार की शैक्षिक तकनीकी सहायता करती है। सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम की संज्ञा प्रदान की है। इसमें मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षा के अदा, प्रक्रिया एवं प्रदा तीनों पक्षों का विकास पर बल दिया जाता है। अदा मतलब समझ रहे हैं ना, इनपुट, और प्रदा मीन्स आउटपुट, है ना, तीनों पक्षों, और प्रक्रिया यार उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, तीनों पर विशेष बल दिया जाता है। स्किनर ने इस उपागम वाली तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। आर्थर मिल्टन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है और यह अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। कोमल उपागम में उद्देश्यों के व्यवहारिक परिवर्तनों, कार्य विश्लेषण, लेखन उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण प्रणालियों एवं मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाता है।
मृद उपागम की विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मृद उपागम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं का व्यक्तिगत ध्यान में रखकर अनुदेशन की क्रिया चलती रहती है। मृद उपागम को उपयोग एक शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासकों को शिक्षा के विविध क्रियाकलापों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के कुशल एवं प्रभावपूर्ण बंधन में उचित सहयोग देता है। मृद उपागम का प्रयोग करते हुए किसी प्रक्रिया के सर्वोत्तम परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। मृद उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक, प्रयोजनपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने में सहायक है। मृद उपागम के माध्यम से पत्राचार तथा दूर शिक्षा के कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मृद उपागम के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान, योग्यता का विकास होता है। मृद उपागम के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को भली भांति पूर्ण किया जा सकता है। मृद उपागम के माध्यम से विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को एक साथ शिक्षण अधिगम कराया जा सकता है। सब कुछ एक ही है, सारे पॉइंट्स में, सारे जितने टॉपिक्स आ रहे हैं सब में एक ही चीज़ है, तकनीकी प्रभावशाली बनाना, एक साथ सबको कवर करना, ठीक ना। मृद उपागम अविक्रमित अध्ययन का परिणाम है, ठीक ना। मृद उपागम प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहारों को यांत्रिक बनाया जा सकता है। वेबिनार्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेबिनार एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा बहुत से व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर वार्तालाप को सफल बनाया जा सकता है। वेबिनार एक उच्च गुणात्मक प्रकार की तकनीकी है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है। इसके प्रयोग से कम लागत में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार हुआ है। इस माध्यम का शैक्षिक संसाधनों में भी अधिक विकास हुआ है। वेबिनार द्वारा प्रदत्त बहुमाध्यमी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम इंटरनेट सेवाओं द्वारा लिखित सामग्री, रेखाचित्र आदि को सेमिनार या प्रस्तुतिकरण के बाद था व्याख्यान आदि में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रेषित कर सकते हैं जिन्हें वे कंप्यूटर पर बैठे बैठे ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ दूर बैठे हुए व्यक्ति अपनी आपसी संवाद स्थापित करते हुए न केवल एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं बल्कि वेब कैमरे की सहायता से एक दूसरे को कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि आमने सामने बैठकर अंतःक्रिया कर रहे हों। वेबिनार में कंप्यूटर तकनीकी के समावेश से इसको और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वीडियो एवं कंप्यूटर के अति आधुनिक प्रारूप के रूप में वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग आवश्यक समझा जाने लगा है। वेबिनार के भी कई विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। अपने बहुत ही साधारण रूप में वेबिनार अपनी ऐसी क्षमता के रूप में हमारे सामने आती है जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे की आवाज़ फ़ोन के जरिए सुनते हैं तथा वेब ब्राउज़र द्वारा शब्द एवं चित्रात्मक सामग्री का अवलोकन भी कर सकते हैं। वेब आयोजक के रूप में यहाँ अब कोई भी व्यक्ति इस तरह का नियंत्रण रख सकता है कि सभी प्रतिभागी एक एक सी बात सुने या देखें। ऐसा वह उन्हें केवल एक ही वेब पेज पर रोकर रख सकता है, रोक कर, है ना। अपने कुछ अधिक उन्नत रूप में वेबिनार आयोजक को यह मौका देती है कि वह प्रतिभागियों के वेब पेजों को भी प्रदर्शित या प्रसारित कर सके। श्वेत पत्री पंजिम बोर्ड पर कुछ लिख तथा चित्रित कर सकें तथा किसी मृद उपागम को इस तरह इस्तेमाल कर सकें कि सभी प्रतिभागी उसे एक साथ अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर देख सकें। जैसे प्रेजेंटेशन हुआ, जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन या सुधार करने के अवसर भी अब यहाँ प्रतिभागियों को दिए जा सकते हैं। इस प्रकार वेबिनार पूरी तरह से एक ऐसा वातावरण बनाने में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सभी प्रतिभागी ऐसा अनुभव करें कि वे सभी एक ही जगह एकत्रित होकर पारस्परिक संवाद या संभाषण में रत हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के वेबिनार का एक बड़ा लाभ यह भी होता है कि सभी एक साथ एक ही स्थान पर रहकर सेमिनार होने में जो अव्यवस्था या अनावश्यक कठिनाइयाँ आ सकती हैं उस पर पूरी तरह से अंकुश लग सकता है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, कुर्सियों की कमी हो जाती है या फिर आवाज़ सुनाई नहीं देता है, लेकिन इसमें आपको वो असुविधाएं महसूस नहीं होंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त वेब पेजों के रूप में कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्य विषय तथा उप विषय पर बहुमूल्य जानकारी तथा चर्चा सामग्री इस सभी प्रतिभागियों को अपनी अपनी जगह पर अनायास ही प्राप्त होती रहती है। दूसरे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इस संवाद प्रक्रिया में अपने अपने कंप्यूटर्स पर
बैठे हुए या समेकित रूप से कंप्यूटर के पर्दे पर देखते हुए भाग लेने को स्वतंत्र होते हैं। इस तरह वेबिनार हजारों लाखों प्रतिभागियों को एक साथ और एक समय में संवाद कायम करने में पूरी तरह से मदद करती है। वेबिनार्स की उपयोगिताएं आप देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ यूटिलिटी एंड वेबिनार्स। इसका प्रयोग से समय और शक्ति में बचत होती है। वेबिनार पारस्परिक विचार विनिमय, संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। विशेष कौशल में पारंगत व्यक्तियों के संपर्क में रहकर इसके द्वारा उनके व्याख्यानों की पूरी तरह से लाभ उठाया जा सकता है। इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव, अपने ऊंच नीच स्तर का ख्याल किए बिना ही चलती रहती है। वेबसाइट पर उपलब्ध ज्ञान भंडार तथा वीडियो डिस्प्ले ने व्यक्तियों के बीच संयम, समय और दूरी की सभी बाधाएं पूरी तरह से दूर कर दी हैं। वेबिनार की सहायता से शोध कार्य अब भी सरल हो गया है। इसकी सहायता से विद्यार्थी उचित स्वाधिगम हेतु उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करता है। वेबिनार से विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच चलने वाली अंतःक्रिया निर्धारित अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनती है। हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो भी, आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल सुनने मेरे लेक्चर को, आपको जैसे बुक पढ़ना नहीं होता है किसी को पसंद, तो सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनिए आराम से। और आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा। आपका यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, और आज आपका होगा यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको वीडियो को अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट में करें अच्छा लगा, ठीक है ना। जो भी हो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सहपाठियों को भी बताएं कि आप ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सारा लेक्चर सुन सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद।